फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एग्जाम में। आप यदि ट्रिपल सी या किसी भी अन्य गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इस ट्रिपल सी के न्यू सिलेबस से आपको बहुत मदद मिलेगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और कंप्यूटर एंड लेटेस्ट IT गैजेट्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद से मेजर कंपोनेंट्स के बारे में जाना था, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जाना था। आज के वीडियो में हम जानेंगे फ्रेंड्स जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, अर्थात कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1940 से 1956 तक रहे थे, जो कि वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को नियंत्रित एवं प्रसारित करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। वैक्यूम ट्यूब जॉन एम्ब्रॉस फ्लेमिंग ली डिफॉरेस्ट के द्वारा विकसित किया गया था। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक कोर का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा था। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इस पीढ़ी में उपयोग किए जाने वाले वैक्यूम ट्यूब का आकार काफ़ी बड़ा होता था, जिसके कारण ये काफ़ी जगह घेरते थे। साथ ही ये उपयोग करते वक्त काफ़ी गर्मी उत्पन्न करते थे। चूँकि ये बहुत बड़े थे, इसलिए इसमें टूट फूट तथा खराबी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती थी। और इसके अलावा इसके गणना करने की क्षमता भी जो थी वो भी बहुत कम थी। आगे बढ़ते हैं। इसकी स्पीड लगभग 333 माइक्रोसेकेंड थी। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम उस समय यूज किया जा रहा था, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो मशीन था वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता था। इसमें भाषा जो यूज होता था, जो इसमें लैंग्वेज यूज होता था, वो मशीनी भाषा था, जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1 पे था। बाइनरी नंबर एक मशीनी लैंग्वेज है जो कि इस समय भी कंप्यूटर में यूज किया जाता है। अगर हम बात करें इस पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में, तो इसमें से कुछ विशेषताएं यहाँ पे हमने दिया हुआ है, जैसे कि इनिएक था, डिसैक था, यूनिवैक था, यूनिवैक 2 और IBM 701 और IBM 650 आदि आते थे। और इसका चित्र कुछ इस तरह से था फ्रेंड्स। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे उनका फिगर इस तरह से था, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर इसके जैसे दिखते थे, और जो वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं, जो छोटे छोटे, उसमें जो बहुत बड़े आकार के ट्यूब्स लगे होते थे, उसका फिगर यहाँ पे आपको दर्शाया गया है। तो आप फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को देख के समझ सकते हैं कि उस समय के कंप्यूटर कितने बड़े होते थे और वैक्यूम ट्यूब जो उसमें इस्तेमाल किया जाता था वो कितना बड़ा होता था। तो अब हम नेक्स्ट जानेंगे फ्रेंड्स सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर 1956 से 1963 तक यूज किए जाते थे, जिसमें कि अब ट्रांजिस्टर का यूज होता था। चूंकि अब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को देखते हुए कंप्यूटर में और डेवलप किया गया, कंप्यूटर का और विकास किया गया, जो कि अब द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह पर हल्के छोटे ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा था। अब ट्रांजिस्टर का प्रारूप क्या था, इसको समझ लेते हैं। ट्रांजिस्टर में कुछ खूबियां थी जो कि वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा अधिक सक्षम थे, तथा इनका आकार भी उनकी अपेक्षा काफी छोटा था। इसकी क्षमता अधिक थी और अब कंप्यूटर तेजी से काम करता था। अब पहली पीढ़ी की तुलना में कंप्यूटर छोटा बनने लगा तथा तेजी से काम भी करने लगा। ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1947 में विलियम शाक्ले द्वारा किया गया था। कंप्यूटर में डाटा को निरूपित करने के लिए मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। डाटा को संग्रहित करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क तथा टेप का उपयोग होता था। इसमें कंप्यूटर में इनपुट पंच कार्ड और पेपर टेप से दिया जाता था। ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसका था, जो इस पे जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये काम करता था, वो मल्टी बैग रिमेनिंग टाइम शेयरिंग, ये ऑपरेटिंग सिस्टम थे जिन पे ये काम करता था। अब इनके आकार और ताप में काफी कमी आ गई थी और ये तेज और विश्वसनीय होने लगे थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर कुछ इस तरह से थे। IBM 1401, IBM 7090 एंड 7094, यूनिवैक 1107, PDP-1 एंड PDP-8 आदि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे। अब आपको ये दिखा देते हैं कि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर दिखते कैसे थे। तो आइए फ्रेंड्स, ये हमारे स्क्रीन पे है, देख सकते हैं आप कि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में अब कुछ डेवलप हुआ था और इसका इस तरह से फिगर जो था उस समय था।
सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में। और जो ट्रांजिस्टर इसमें लगते थे जो कि वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके उसके जगह पे अब ट्रांजिस्टर का जो यूज होने लगा, वो ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह से दिखते थे जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। और सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं और बखूबी समझ सकते हैं कि किस तरह से कंप्यूटर पहले होते थे। तो अब जान लेते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए चलते हैं। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1963 से 1971 तक थे, जो कि अब इनमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होता था, जो कि उस पर डिपेंड रहते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट पे डिपेंड रहते थे। अब आगे जान लेते हैं ये होता क्या है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का प्रयोग किया जाने लगा था, जो कि ट्रांजिस्टर से भी बहुत छोटे थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर की क्षमता काफी अब बढ़ चुकी थी, क्योंकि हमेशा अब कंप्यूटर का विकास होता रहा, तो उस हिसाब से अब इस जनरेशन तक आते आते थर्ड जनरेशन तक उसमें काफी डेवलप हो चुका था। और अब इस कंप्यूटर में एक ही साथ एक से अनेक कंप्यूटर का प्रयोग किया जा सकता था, चूंकि इसमें सिलिकॉन चिप से बने छोटे आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता था। अब इस पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग कुछ कुछ घरों में भी होने लगा था, क्योंकि इसका आकार बहुत छोटा हो गया था। तो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी को जैक किल्वी के द्वारा 1959 में विकसित किया गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर की गति माइक्रोसेकेंड से नैनो सेकेंड तक थी, जिसका मुख्य कारण इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग होना था। और इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग होने से इसकी स्पीड में भी काफी बदलाव आया था, काफी स्पीड उसकी बढ़ी थी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, डिटेल में समझ में आ रहा है। तो आगे हम देख लेते हैं इनमें कौन कौन से कंप्यूटर थे। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर जैसे, अब उनके नाम ये ऐसे थे, जो कि IBM सिस्टम 360, NCR 395, B6500, PDP पर्सनल डाटा प्रोसेसर। इसका प्रयोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम आदि के लिए किया जाता था। अब आगे जान लेते हैं फ्रेंड्स, फिगर देख लेते हैं हम थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर कैसे होते थे। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे जो फिगर है, आप फ्रेंड्स देख के इसको समझ सकते हैं कि अब इसके आकार में कितना बदलाव आ गया था। जो कि यहाँ पे आप कंप्यूटर को देख रहे हैं, ये थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था, जो कि इस तरह से कुछ दिखता था। और यहाँ पे जो आप इंटीग्रेटेड सर्किट की बात हम कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट अब कैसे दिखते थे, कितने छोटे हो गए थे और कितने कम जगह को ये मैनेज कर रहे थे। इसीलिए अब इस कंप्यूटर का यूज कुछ कुछ घरों में होने लगा था, क्योंकि इसका आकार बहुत छोटा हो गया था। तो नेक्स्ट जान लेते हैं फ्रेंड्स फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का 1971 से 1985 तक यूज हुआ था, जो कि अब इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए थे। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में बड़े पैमाने पर माइक्रो प्रोसेसर्स का प्रयोग होता है। इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी, विचेस्टर डिस्क प्रयोग होता है। आज हम सभी ज्यादातर इसी पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं लैपटॉप को, जो कि बहुत छोटा हो गया है, जिसकी वजह से हम उसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। और ऐसे ही छोटे छोटे कंप्यूटर डेवलप हो गए उस समय, जो कि अभी तक कंटिन्यूसली चल रहे हैं। अर्थात इस पीढ़ी के ही कंप्यूटर का उपयोग अब हम सभी पर्सनल कंप्यूटर के रूप में भी करने लगे हैं, जो कि आप अपने घर में भी यूज करते हैं, या फिर जहां भी आप जाते हैं वहां पे देखते हैं जो भी कंप्यूटर यूज होता है, जो भी लैपटॉप यूज होता है, इसी पीढ़ी के में जनरेट किया गया था, जिसका यूज आजकल बखूबी हो रहा है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में LSI IC की जगह पे VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तथा ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग आरंभ हुआ, जिसमें एक छोटे से चिप में लगभग लाखों डेटा को स्टोर किया जा सकता था। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, VLSI तकनीकी के उपयोग से माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ, जिससे कंप्यूटर के आकार में कमी और क्षमता में वृद्धि हुई। नेक्स्ट जान लेते हैं MS-DOS, MS विंडो तथा एप्पल मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम का इस समय विकास हुआ था, जिसमें कि C लैंग्वेज भी शामिल था। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, व्यावसायिक उत्पादन और व्यक्तिगत उपयोग में किया जाता था, जैसे कि किसी भी बैंक से पैसा भेजना हो, किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करना हो, और जैसे कि डिजिटली कोई भी वर्क करना हो। इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में होने लगा। इस पीढ़ी के कंप्यूटर कुछ इस प्रकार हैं। IBM है, PC XT है, एप्पल 2 है, इंटेल 4004 है, स्टार 1000 है, POP 11 है, DEC 10 है आदि। ये सब उस जनरेशन के कंप्यूटर हैं।
फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर को फ्रेंड्स आप लोग तो जानते ही हैं, अच्छे से देखे भी हैं, लेकिन फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए। इस तरह से जब हमारा फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर डेवलप हुआ तो इस तरह से दिखने लगा, जो कि अब मिनी लैपटॉप में भी कन्वर्ट हो गया था, जिसका यूज हम आज कर रहे हैं। तो आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में। अब फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर क्या होते थे, अब इनके बारे में जानेंगे हम। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर 1890 से डेवलप हुए थे, जो कि कंटिन्यूसली अब चल रहे हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI के स्थान पर अब ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का विकास हुआ था, और एक चिप द्वारा करोड़ों गणना करना संभव हो सका है। इस वक्त में 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर भी विकसित हुए थे, जो कि आप जानते हैं अच्छी तरह से, जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं हमारे, कुछ 32 बिट के होते हैं, कुछ 64 बिट के होते हैं, कि 1980 के दौरान ही डेवलप हुए थे। उस समय इसमें स्टोरेज यानी संग्रहण के लिए कॉम्पैक्ट डिस्क का विकास हुआ, यानी कि जो CD होता है। उसी दौरान इंटरनेट, ईमेल तथा वर्ल्ड वाइड वेब का भी विकास हुआ था। बहुत छोटे तथा तीव्र गति से कार्य करने वाले कंप्यूटर का भी विकास हुआ था। पोर्टेबल PC और डेस्कटॉप PC ने हमारे कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दिया है, तथा इसका उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में होने लगा है। फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर जो कि अब आज हम यूज करते हैं, जो कि हर क्षेत्र में हमारे यूज हो रहा है, उसमें और भी कुछ डेवलप किया जा रहा है, जिसके बारे में हम कुछ और बताते हैं आपको, जो कि इस पे वर्क होते होते आज वहाँ तक हमारा कंप्यूटर डेवलप हो गया है, जो कि इस तरह के कंप्यूटर को हम रोबोट और अलग प्रकार के मशीनों में देख सकते हैं, जो मानव से भी अधिक काम करने में सक्षम होगा, और इस समय प्रेजेंट में है भी, और आगे भी उससे ज़्यादा डेवलप होने वाला है, जो कि इस पे वर्क चल रहा है। तो आशा है फ्रेंड्स कि आपको कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कंप्यूटर प्रणाली के लक्षण। कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं कुछ इस तरह से हैं, आइए देख लेते हैं। कई तरह की इसमें विशेषताएं होती हैं, जैसे कि इसका स्पीड ले लीजिए आप, गति इसकी जो है। कंप्यूटर का सबसे बड़ा गुण गणना करने की उसकी तीव्र गति है। वास्तव में कंप्यूटर का निर्माण तेज गति से गणना करने वाली मशीन के रूप में किया गया था, और जो इसकी गति होती है, जिसको हम अगर मापना चाहें तो इसके कार्य करने की गति को हम MIPS यानी कि मेगा इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड में मापा जाता है इसकी गति। इसकी जो दूसरी विशेषता है वो है स्टोरेज, यानी इसका भंडारण क्षमता। कंप्यूटर अपनी मेमोरी में सूचना का एक विशाल भंडार संचित कर सकता है, यानी कि कंप्यूटर का मेमोरी इतना बड़ा होता है, इतना ज़्यादा उसमें स्टोरेज होता है, इतना जगह होता है उसमें, इतना पर्याप्त जगह होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा हम डेटा को सेव करके या फिर उसमें रख सकते हैं। कंप्यूटर के एक्सटर्नल तथा इंटरनल संग्रहण माध्यमों, हार्ड डिस्क, CD-ROM आदि में डेटा और सूचनाओं को संग्रहण किया जाता है, जिसको हम भविष्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कि कोई भी अगर हमें डाटा सेव करना हो वो हार्ड डिस्क में सेव होता है, मेमोरी में सेव होता है, CD-ROM में भी सेव कर सकते हैं इसको। इस समय हम लोग कोई मूवी हो, कोई कंटेंट हो, कोई सॉन्ग हो, तो उसको हम सेव करके रखते हैं, जो कि हम कभी भी उसका यूज कर सकते हैं, कभी भी उसको सुन सकते हैं, कभी भी उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, कंप्यूटर द्वारा किए गए कार्यों की त्रुटिहीनता की दर बहुत ऊंची होती है। अर्थात आप समझ सकते हैं, कंप्यूटर अपना सारा कार्य बिना किसी गलती के करता है। यदि आपको 10 अलग अलग संख्या का गुणा करने के लिए कहा जाए तो आप इसमें कई बार गलती करेंगे, लेकिन साधारणतः कंप्यूटर किसी भी प्रोसेस को बिना किसी गलती के पूर्ण कर सकता है। कंप्यूटर द्वारा गलती किए जाने का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि यूजर द्वारा डाटा गलत एंटर किया जाता है। अगर यूजर गलत डाटा एंटर करता है तभी उसका गलत रिजल्ट आता है। इनका उपयोग यदि हम लगातार कुछ दिनों तक भी करते रहें तब भी इनकी शुद्धता में कोई भी कमी नहीं आती है। नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं फ्रेंड्स, वर्सटिलिटी, सार्वभौमिकता। मानव की तुलना में कंप्यूटर कई अधिक वर्सटिलिटी होते हैं। यह विभिन्न प्रकार के कार्यों को एक साथ एक समय में संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि गणितीय कार्यों को करने के साथ साथ व्यावसायिक कार्यों के लिए भी कंप्यूटर का यूज बहुत तेजी से हो रहा है। अतः गणना के कार्य के करने के साथ साथ कंप्यूटर उसी समय व्यावसायिक कार्य को भी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिलीजेंस, सक्षमता। आज मानव किसी भी कार्य को निरंतर कुछ ही घंटों तक करने में थक जाता है। चूंकि कंप्यूटर एक मशीन होने के कारण इस पे कंप्यूटर पे बाहरी वातावरण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, और कंप्यूटर किसी भी कार्य को निरंतर कई घंटों, दिनों, महीनों तक करने की क्षमता रखता है। इसके बावजूद उसके कार्य करने की
उसके कार्य करने की क्षमता में न तो कोई कमी आती है और न ही कोई कार्य के परिणाम की शुद्धता घटती है। नेक्स्ट पॉइंट जान लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के अनुप्रयोग। आधुनिक युग में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र है जहां कंप्यूटर का प्रयोग ना होता हो। कुछ मुख्य क्षेत्रों में कंप्यूटर के अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं। आइए उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि बैंक में जब हमें पैसा भेजना होता है या फिर पैसा निकालने के लिए। नेक्स्ट है मेडिकल में जैसे कि ब्लड प्रेशर या फिर अन्य कई बीमारियों को मापने के लिए कंप्यूटर का यूज होता है, या फिर कई तरह के और कामों को करने के लिए कंप्यूटर का यूज मेडिकल साइंस में होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बिजनेस मतलब व्यापार जो होता है, जो कि कोई भी बिजनेस हो या फिर कोई कंपनी हो, अगर वहां पे कुछ वर्क हो रहा है, कुछ वर्कर हैं या फिर कंपनी चलाया जा रहा है, उनका सारा डाटा रखने के लिए कंप्यूटर का यूज बखूबी वहां पे होता है, क्योंकि बिना कंप्यूटर के वहां पे सबका आंकड़ा रखना, हर एक चीज का हिसाब रखना बहुत मुश्किल हो जाता है आज के युग में। नेक्स्ट होता है डिजाइन बनाना। अगर मान लीजिए अगर हमें कोई भी साइट बनाना है, वेबसाइट बनाना है, तो उसको भी डिजाइनिंग कह सकते हैं। वेब डिजाइनिंग हो या फिर किसी और तरह की डिजाइनिंग हो, तो कंप्यूटर के बिना कोई भी डिजाइनिंग वर्क संभव नहीं हो सकता है। डिफेंस में जो कंप्यूटर का यूज होता है वो मान लीजिए कि बॉर्डर पे निगरानी रखने के लिए, या फिर हर एम्प्लॉय के आंकड़ों को मैनेज करने के लिए, या फिर बहुत तरह की चीज़ों में इसका उपयोग होता है। अब नेक्स्ट है साइंटिफिक रिसर्च, जो कि वैज्ञानिक अनुसंधान होता है। कोई भी रिसर्च, वैज्ञानिक रिसर्च आज बिना कंप्यूटर के संभव नहीं है। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से लेके आज तक के कंप्यूटर बने हैं जो कि रिसर्च के द्वारा ही संभव हुए हैं, उसी तरह से आज भी बहुत सारे रिसर्च हर क्षेत्र में चल रहे हैं। जैसे कि मेडिकल में रिसर्च चलता है, या फिर सैटेलाइट रिसर्च में इसका यूज होता है, या फिर सैटेलाइट को लॉन्च करना हो तो कंप्यूटर का बहुत यूज होता है। इसी तरह से साइंटिफिक रिसर्च में बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है, और मौसम की जानकारी के लिए इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि आज कम्युनिकेशन के बारे में जान लेते हैं हम। जैसे कि आज हम मोबाइल से बात कर रहे हैं, कोई व्यक्ति दूर बैठा हुआ है हमसे और हम उससे बात करने के लिए मोबाइल का यूज कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा कम्युनिकेशन के माध्यम से बात हो पाता है। जैसे कि आजकल हम अपने लैपटॉप में या फिर फ़ोन में फेसबुक यूज करते हैं, व्हाट्सअप यूज करते हैं, कोई भी साइट को एक्सेस करते हैं, वो सब कम्युनिकेशन के द्वारा ही संभव हो सका है, जिसका यूज हर तरफ से हो रहा है। नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप इस समय जो पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर का क्लास पढ़ रहे हैं, वो कंप्यूटर के ही थ्रू संभव हो सका है, जो कि आप एजुकेशन आप ले रहे हैं इस समय ऑनलाइन एजुकेशन में। जैसे कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए उनका मार्कशीट बनाना, उनका अटेंडेंस लगाना, या फिर इस तरह के बहुत सारे जो काम है स्कूल में कंप्यूटर के द्वारा ही संभव होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंटरटेनमेंट के भी क्षेत्र में कंप्यूटर का आज बहुत ही महत्व है। मान लीजिए कोई भी आपको शो देखना हो, मूवी देखना हो, तो आप सबसे ज़्यादातर कंप्यूटर का यूज करते हैं। गाना सुनना हो, गेम खेलना हो, तो इसमें मनोरंजन के लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट, यानी कि सरकारी कामों के लिए, सरकार के लिए। आजकल हमें कोई भी फॉर्म फिलअप करना होता है, कोई भी अगर मान लीजिए हमें रेलवेज का टिकट निकालना होता है, या फिर कोई भी साइट पे जाके फॉर्म भरना होता है, इसी तरह के अनेक कामों के लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का वर्गीकरण। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। यदि आप पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।